हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड का 1/3 सुसाइड होता है। डिप्रेशन कंट्री की अगर आप बात करें तो कुछ 2019 के आसपास जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं कोविंद जी, उन्होंने कहा था कि इंडिया में डिप्रेशन के इतने ज्यादा लोग हैं जितनी जापान की पॉपुलेशन नहीं, right? So if you see the numbers in terms of depression or in terms of suicide rate, we are highest. I'm not talking about one of the highest, right? WHO बोलता है कि 1 लाख लोगों पे कुल 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, हमारी कंट्री में 0.75 है, तो 1/4 साइकेट्रिस्ट हमारे पास है। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा एडुकेशन की जरूरत है। तो उसको ये डर लगता है कि अगर कहीं किसी तरीके से पता लग गया कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, अगर मेरा बॉस को पता लगे तो मेरा प्रमोशन नहीं देगा, यार ये तो खुद ही जूझ रहा है, इसको क्या मैं टीम हैंडल करने को दूंगा, ये बिजनेस में है तो उसको लगे, उसके क्लाइंट को पता लग गया तो लगेगा यार तो खुद ही परेशानी में है, हमारा काम कैसे कर पाएगा। तो ये जो स्टिग्मा है ये आएगा। आप फेल जितने जल्दी होगे उतना आपका टाइम बचेगा। और बिना फेल हुए कोई सक्सेस नहीं पाता कि कोई कहा कि पहले ही अटेम्प्ट में कि हमने पहली जॉब की उसी में हम सक्सेस हो गए या पहले ही हमने बिजनेस किया सक्सेस हो गए, आप फेल हो गए, कोई नहीं रोक सकता फेल होने से। अगर कोई सोचता है कि मैं अपने फेल, आप अपनी फेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मैं तो उल्टा बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका होप 24 सीरीज के एक नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, द सोशल पर्पस आपके लिए पर्पस ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स की कहानियां लेकर आ रहा है। अगर आपको हमारी ये पर्पस ड्रिवन एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर योर लर्निंग्स इन कमेंट्स एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सोशल पर्पस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक नया एपिसोड। आज के सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर गौरव श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ इनर सोल। गौरव अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मेंटल हेल्थ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं और इससे पहले गौरव ने वर्ल्ड बैंक एंड टाटा ट्रस्ट एंड टाटा कंसल्टेंसी जैसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर रोल्स में कंट्रीब्यूट किया है। वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन गौरव, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अमेजिंग कन्वर्सेशन। Thank you, Alok. Thanks for inviting me here, and thanks for starting this channel or a platform where people can ask you कि कैसे सोशल सेक्टर में आए, क्या उनकी कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इनिशिएटिव। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारे दर्शकों को अगर आप गौरव बता पाए अपने बारे में एंड हाउ यू हैव स्टार्टेड इन दिस सेक्टर। सो अपने में बारे में ये क्वेश्चन आई थिंक बचपन से लेके अभी तक पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, चाहे वो नर्सरी के एडमिशन लेने के लिए जाओ, चाहे इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप यहाँ पे किसी भी तरह से कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। और ये सवाल मुझे लगता है सबसे टफ होता है, सबसे कठिन होता है। मुझे भी आज तक नहीं पता कि मेरा राइट इंट्रोडक्शन क्या है, बट जो मैंने काम किया है और जो मेरे थोड़े एक्सपीरियंस हैं उसको मैं अपने शब्दों में पिरो को कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा जन्म एक बहुत छोटे से स्थान में हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर है। और इनिशियल एजुकेशन जो मेरी हुई थी 8th तक वहीं पे हुई थी। और वो शहर अभी भी काफ़ी छोटा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला था कि क्या करना है लाइफ़ में, क्या नहीं करना है। और उसके बाद फिर 9th में मैं इलाहाबाद में आ गया था और इलाहाबाद से ही फिर मैंने अपने हाई स्कूल और इंटर किया। यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था। और वो वही जैसे टिपिकल आज मैं बात कर रहा हूँ कम से कम 20-22 साल पहले की, तो वही था, मैथ्स में आप अच्छे हो, इंजीनियरिंग कर लो, और बायोलॉजी में आप अच्छे हो तो आप एमबीबीएस कर लो। तो मैं मैथ्स में अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था, तो मैंने इंजीनियरिंग चुनी, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिया। और 1 साल के अंदर ही समझ में आ गया कि ये मेरा फ़ील्ड नहीं है। मतलब कहीं न कहीं लग रहा था कि नहीं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल मेरा फ़ोर्टे शायद आगे जाके नहीं होगा। और मुझे कुछ आर्ट टाइप के सब्जेक्ट, चाहे वो फ़िलॉसफ़ी में ज़्यादा रुचि ऐसा लग रहा था कि मेरी है। बट छोटे शहर से था, लोअर मीडियम क्लास फैमिली से था, इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि बहुत से लोग ड्रॉप आउट होके बहुत कुछ कर जाते हैं, कर रहे हैं। बट मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था कि मैं ड्रॉप आउट होके कुछ करूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ फ्रस्ट्रेशन भी नहीं था, बट ये था कि ये चीज़ तो शायद मैं ज़िंदगी भर, ये मेरा फ़ील्ड तो नहीं है। बट 4 साल कंप्लीट किए, अच्छे से कंप्लीट किए। उस समय यूपीटीयू से किया था, बहुत से बैक आती थी, 4 साल में एक भी बैक नहीं आई लकीली। तो फिर वहाँ से निकला और टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज़ में, टीसीएस में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने अच्छे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम किया, माइक्रोसॉफ्ट पे काम किया, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन पे, एसी निल्सन पे, कुछ साढ़े 5 साल तक काम किया। लेकिन यहाँ पे भी 2 साल में समझ में आ गया था कि आईटी फील्ड में वो क्यूबिकल में तो बैठ के ज़िंदगी नहीं काटनी है। और कहीं न कहीं वो असमंजस थी कि पहले भी लग रहा था कि बीटेक नहीं करना है, फिर अभी आईटी में आके 2 तो नहीं 3 साल तक, 2-3 साल तक तो आदमी को पता ही नहीं चलता है कि काम क्या कर रहा है। वो काम करता है, मज़े करता है, पहली बार उसको पैसे मिलने स्टार्ट होते हैं, पहली बार वो अपने शहर से दूर जाता है, पहली बार वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो वो सब अच्छा लगता है 2-3 साल तक। फिर उसको लगता है कि हाँ, अब मैं कर क्या रहा हूँ? उस समय मुझे लगा कि ये ज़िंदगी भर तो नहीं हो सकता है। फिर वही बात थी कि हिम्मत नहीं थी कि इसको छोड़ के करूँ तो क्या करूँ? आपके पास सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए या पैशन होना चाहिए। पैशन जैसा कुछ था नहीं उस वक़्त कि यही करना है।
और ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे थे। फिर वही एक टिपिकल माइंडसेट था, 2-3 चीज़ें बचती हैं, आईएएस कर लो, एमबीए कर लो। आईएएस क्या मतलब गवर्नमेंट जॉब की तरफ कभी भी रुझान नहीं था, आज भी नहीं है। तो एमबीए की फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और कुछ 1-2 साल में कैट की कुछ ठीक-ठाक परसेंटाइल आई, तो फिर मैंने एक्सआईएमई बैंगलोर, ज़ेवियर बैंगलोर से मैंने अपना एमबीए किया। एमबीए एचआर में किया क्योंकि मेरे को एचआर बहुत पसंद आता था। मुझे पीपल इंटरैक्शन, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, डायरेक्टली फीडबैक मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगता था और इसलिए मैंने एमबीए एचआर एंड मार्केटिंग से किया। और यहाँ से काम करने के बाद मुझे लगा था कि मैं आईटी से बहुत बोर हो गया हूँ, तो अब आईटी में तो नहीं जाऊँगा और टिपिकल कॉर्पोरेट में भी नहीं जाऊँगा। मैं कुछ नया सीखना चाहता था। मैं चाहता था एचआर क्या था कि किसी भी कंपनी में जाके एचआर में जाऊँगा तो उनकी पॉलिसी तो बनी-बनाई होती है, मैं क्या उसमें कर पाऊँगा? तो मुझे था कि किसी स्टार्टअप में काम करना है जिससे मैं स्क्रैच लेवल से काम कर पाऊँ। और हमेशा से मन था जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मुझे लगता था ये क्या पॉलिसी है? ये इसकी क्या ज़रूरत है? ये क्यों होता है? ये नहीं होना चाहिए। तो जो अपनी फ्रस्ट्रेशन थी अंदर की और मैं जब स्क्रैच से स्टार्ट करूँ, तो ज़ॉक्टर हेल्थ केयर एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप थी 2015 में, वहाँ पे मैंने जॉइन किया और 2 साल मैंने काम किया और जॉइन मैंने असिस्टेंट एचआर मैनेजर से किया था और 6 महीने के अंदर मैं एचआर हेड बन गया था। तो काफ़ी अच्छा जर्नी थी वो 2 साल की भी। बट उसमें भी समझ में आया कि कहीं न कहीं ये जो कमी सी लग रही थी ये एचआर की या फिर ये आईटी की नहीं थी। ये कहीं न कहीं वो जो कॉर्पोरेट का काम करने का तरीका था, उससे मुझे थोड़ा-सा कम्फर्ट नहीं मिल रहा था। मैंने अपने इस एचआर पोज़ीशन में मैंने जितनी हायरिंग नहीं की थी, उससे ज़्यादा फायरिंग की थी। और कभी-कभी क्या होता है कि वो फायरिंग की कुछ वजह और होती हैं और हमें एक एज़ अ एचआर बलि का बकरा बन जाते हैं। तो वो अंदर से बहुत चीज़ें कचोटती थी कि नहीं-नहीं इस चीज़ के लिए तो मैंने इतने पढ़ाई करके एमबीए नहीं निकाला, इसके लिए तो मैंने ये चीज़ नहीं की थी। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, बीटेक भी कर लिया था, एमबीए भी कर लिया था, अब क्या किया जाए? अब चॉइसेस बहुत कम हो रहे थे और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ सोशल समाज सेवा की जाए। इन सब से तो समझ में आ गया कुछ नहीं होने वाला है और उस वक़्त टाटा ट्रस्ट की जिला स्वच्छ भारत प्रेरक करके एक पोस्ट निकली थी जो कि प्रधानमंत्री ने खुद उस पोस्ट के बारे में कहा था कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कि हमें कुछ 5 साल के ऊपर मैनेजमेंट के लोग चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन का ओडीएफ मिशन था और 2019 में उसको कंप्लीट करना था। तो उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कहा कि मुझे 5 साल के ऊपर मैनेजमेंट के लोग चाहिए, जो इस मिशन को एक मिशन की तरह लेके आगे आएँ। और कुछ ऑल इंडिया से कुछ 400 लोगों का सिलेक्शन हुआ था और मैंने भी अप्लाई किया था और अप्लाई करने की वजह मेरी बहुत अलग थी। मुझे लगा कि गवर्नमेंट वाली जॉब में काम-वाम तो करना पड़ता नहीं है, मैं जॉइन कर लेता हूँ और देखा जाएगा कि जो मैं अपना थॉट प्रोसेस को लेके चल रहा हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है, इसको जॉइन करके फिर सोचूँगा क्या करना है। तो ये मेरा बहुत सेल्फिश मोटो था उस वक़्त जॉइन करने का। और लकीली मुझे अपना होम टाउन भी मिल गया, मैं इलाहाबाद शिफ्ट हो चुका था तब तक। तो वहाँ पे मिल गया और मैंने जॉइन कर लिया। लेकिन जब मैंने जॉइन किया और जिस तरह का जॉब प्रोफाइल था, जो मैं एक्चुअली में लाइफ़ में कभी कुछ करना चाहता था, कुछ अपने मन का करना, अपने तरीके से करना, अपने तरीके से लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, किसी तरह का कैसे ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करना, कैसे उनकी बिहेवियरल चेंज करना, जो मुझे हमेशा करना था, वो काम मुझे यहाँ पे पूरा करने का मिला। इलाहाबाद में कुछ 20 ब्लॉक थे, हर एक ब्लॉक में विज़िट करना, गाँव घूमना, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सुनना, समझना, कभी-कभी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें भी होती थी, कॉम्प्लेक्स जॉब थी, लेकिन उसमें मुझे मज़ा आने लगा। और उसके बाद जो मेरा प्लान था कि मैं यहाँ सोचूँगा क्या करना है, वो सोचने का टाइम तो छोड़ो आप, संडे को भी मैं काम करता था, 16-16 घंटे, 15-15 घंटे, बहुत नॉर्मल था उस वक़्त, बट उसमें मज़ा आ रहा था। और लाइफ में पहली बार मैंने समझा कि जॉब सैटिस्फैक्शन इसको कहते हैं। उसके पहले मुझे कभी जॉब सैटिस्फाइड नहीं था। आई वाज़ डूइंग गुड, मेरे को रिकॉग्निशन भी मिलता था, काम भी अच्छा कर रहा था, इंटरनली लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं था। तो पहली बार मुझे लगा मैं जॉब में मज़ा आ रहा है मुझे। बट द ये प्रॉब्लम होती है, मैं आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सोशल सेक्टर की एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी अवधि बहुत कम होती है। और जैसे राइट। फेलोशिप होती हैं 2 साल, 1 साल, 3 साल और फिर उसके बाद क्या होगा एक स्टेबिलिटी का भी इश्यू रहता है। तो शायद बहुत से लोग होते हैं उस क्लैरिटी लाइफ में आपको क्लैरिटी चाहिए होती है और वो मेरे भी साथ भी सिचुएशन थी कि 2 साल हो गया था, फेलोशिप भी कंप्लीट होने वाला था, कुछ बढ़ा भी था लेकिन मेरे को माइंड में कहीं न कहीं आ गया था कि नहीं मतलब इस तरीके से क्योंकि मेरे को टोटल 9 साल हो गए थे काम करते हुए और फेलोशिप में एक बहुत स्टाइपेंड एक आपको नॉमिनल मिलता है जिससे आप अपना जीविका चला सकते हैं और लाइफ में आपको लीड भी करना होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने कैरियर को आगे देखूँ और अपनी थोड़ी जो इनकम है उसको भी आगे बढ़ाऊँ क्योंकि मुझे भी लाइफ लीड करनी है या फिर जो मुझे इंटरनल सैटिस्फैक्शन दे रहा है उस पे जाऊँ। तो मैंने कहा एक मैं मौका देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं एक मौका लेके आया था, तो मैं एक मौका देखता हूँ कि क्या और किया जा सकता है।
और लकीली उस वक़्त अर्न्स्ट एंड यंग की तरफ से एक ऑफ़र था मेरे पास, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, जो कि यूपी के लिए था और उसका सिमिलर वर्क था। यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में एक किसी भी एक कला, किसी भी एक आर्ट को लेके उसके पूरे वैल्यू चेन पे काम करना था। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ की चिकनकारी है। तो चिकनकारी का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? उसमें कौन से आर्टिसन काम करते हैं? उनकी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है? क्या वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? क्या वो फाइनेंस लेके उस काम को कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनका मार्केटिंग कैसे करने का? क्या वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बेचने के? तो पूरा 360 डिग्री वैल्यू चेन पे आपको काम करना था और यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ करता था। उस वक़्त 57 प्रोडक्ट होते थे, अभी 65 और से ज़्यादा भी हो गए हैं। तो ये काम मुझे एक्साइटिंग सा लगा सुन के और मुझे लगा नहीं मैं इसे करना चाहूँगा और फिर मैंने जॉइन कर लिया और 3 साल तक मैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया और लकीली मैं एक यूपी के काफ़ी सीनियर मोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ में काम किया। तो अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू वर्क ऑन खादी, इन्फॉर्मेशन एंड एमएसएमई डिपार्टमेंट वेरी क्लोज़ली और उस समय मुझे कुछ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ऑफर आया था, बट वर्ल्ड बैंक सबकी एक ड्रीम जॉब होती है, एक नॉर्मल इंसान की मेरी भी थी। लेकिन कहीं न कहीं उस वक़्त मैं नहीं लिया। मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बट वो ऑफर मेरे पास थोड़ा कंटिन्यू रहा देर तक। फिर मैंने कहा चलो यहाँ पे भी एक बार हम देखते हैं कि कैसा होता है। फिर 1 डेढ़ साल मैंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, 2 प्रोजेक्ट पे काम किया। एक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट था, एक एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट था और 1 डेढ़ साल काम करने के बाद मेरी बहुत गंदी आदत ये है कि बहुत जल्दी मैं किसी भी काम में बोर हो जाता हूँ। चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो कोई सिटी हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो। तो मुझे लगा नहीं अब और कुछ एक्साइटिंग चाहिए, कुछ और नया करना है और फिर मैंने जागृति फाउंडेशन है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन है। वहाँ पे एक डायरेक्टर डिजिटल की पोज़ीशन उन्हें चाहिए थी और मैं कहीं न कहीं फिट हो रहा था। मैंने काफ़ी गाँव में काम किया था, डिजिटल पे काम किया था और फिर मैंने वहाँ जॉइन कर लिया। और वहाँ जॉइन करते-करते मेरे पास टाइम था, इवन वर्ल्ड बैंक में भी था, मेरे पास टाइम रहता था। तो मेरा जो एक खुद का प्रोजेक्ट था बहुत सालों से मेंटल हेल्थ पे, उसपे मैं पैरेलली काम करता रहता था। और फिर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई अपनी पर्सनल लाइफ़ में एंग्ज़ायटी से रिलेटेड। तब मैंने बात की अपने ऑर्गनाइज़ेशन में, जागृति फाउंडेशन में कि मैं अभी थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ़ में इस तरह से डिस्टर्ब हूँ और मैं अभी थोड़ा होल्ड करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ जॉब से। मतलब अभी मुझे कोई जॉब नहीं करनी है। और उन्होंने इस चीज़ को समझा, सपोर्ट किया और फिर मैंने वहाँ से ब्रेक लिया और इनर सोल की स्थापना की और आज कुछ 5-6 महीने हो गए हैं और इनर सोल के माध्यम से हम जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, चाहे वो एंग्ज़ायटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो किसी तरह का आपका एडिक्शन हो या फिर किसी भी तरह की वेल-बीइंग की समस्या हो, वो उसको हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हमारा है, जिसके थ्रू हम राइट एक्सपर्ट को कनेक्ट करते हैं। ट्रूली गौरव, इट इज रियली इंस्पायरिंग टू नो अबाउट यू और आपके जर्नी के बारे में जानना और भी इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग था। सो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि कई ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जो अपने एक आपकी जर्नी में साफ दिखाई देता है कि कई बार एक कैरियर में ऐसा आ रहा था, यू आर फॉलोइंग आईटी सेक्टर, देन यू डिसाइडेड टू स्विच, राइट, गो फॉर एमबीए, देन स्विच टुवर्ड्स सोशल सेक्टर, देन यू वेंट टू टॉप कंसल्टेंसी ईवाई एंड वर्ल्ड बैंक। तो एक जैसे ऐसा लग रहा था कि आपने एक्सप्लोरेटरी जर्नी तय की है। तो वो मोरल कंपास क्या था आपका जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत टफ होता है डिसीजन लेना कि जो एक ट्रैक है उधर जाना नहीं चाहते लेकिन भीड़ को देखते हुए वो उधर चले जाते हैं। तो आलोक मतलब हमें लगता है कि शायद हम जॉब चूज़ करते हैं या फिर कोई प्रोफ़ेशन चूज़ करते हैं, बट इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगता है उल्टा होता है। प्रोफ़ेशन हमें चूज़ करता है और गिरते-पड़ते भागते इधर जाते-वाते हम उसी प्रोफ़ेशन पे चले जाते हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। अगर हम जाना चाहते हैं तो, अगर हम इतना फ्लेक्सिबल हैं तो। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी ही खत्म कर दी कि अगर आपने आईटी से काम कर लिया और आपने मान लिया कि अरे अब तो हमने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर लिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप ज़िंदगी भर वहाँ करेंगे, बहुत से लोग कर रहे हैं, राइट? लेकिन आप लाइफ में इतना फ्लेक्सिबल हैं कि आपको एक्सप्लोर करने का एक वो है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने कभी प्लान करके कुछ नहीं किया। जब मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस से तो भी मेरी प्लानिंग नहीं थी, मेरे पास चॉइसेस नहीं था, वो करना था। फिर जो मेरी लिमिटेड नॉलेज से था, मुझे एमबीए करना था और ये पूरी जर्नी जो रही ऐसा समझ लीजिए कि आप आपके पास कोई गूगल मैप नहीं है कि मैंने यहाँ पे डाला और वहाँ चला गया। आप कहीं आइलैंड पे हैं, आपको रास्ता ढूँढना है। आप इधर भी भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो, इधर भी भाग रहे हो, आप यही कर सकते हो। तो 2 तरह के लोग होते हैं, जो पैशन ड्रिवन होते हैं, जिन्हें पता होता है कि मेरा पैशन है। शायद सचिन को पता था उनका पैशन है, कोहली को पता था उनका पैशन है। बहुत लोग बहुत आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जिनका पैशन क्लियर नहीं होता, मुझे भी नहीं है, अभी भी नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि पैशन ज़रूरी नहीं कि सबको बहुत क्लैरिटी हो कि हाँ, ये मेरा पैशन है। जब आपको कोई एक पैशन नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जो पाथ आपको उस समय सही लगे, उसकी तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि बात में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आप चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो। तो जिस दिन आपको ये लगना लगे कि हाँ, ये मेरा गोल तो नहीं है, क्या है अभी नहीं पता है, लेकिन ये राइट। नहीं है,
तो आप यही मोटिवेट मुझे करता था कि मुझे ये पता लग जाता था कि यार ये मेरे गोल तो नहीं है। क्या है नहीं पता है। ये नहीं है दूसरा जाऊँगा, दूसरा नहीं चौथा जाऊँगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक जाऊँगा और इतना अपने को सक्षम ज़रूर बना लेना चाहिए कि किसी मोमेंट पे ये डर ना लगे कि यार अगर ये जॉब छूट गई तो क्या करूँगा? अगर ये हो गया तो क्या करूँगा? तो तभी एक्सप्लोरेशन भी करना चाहिए जब आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंट हो जाएँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ़ को लेके। तो उस लेवल तक आपको मुझे लगता है थोड़ा स्किल शुरू में गेन कर लेनी चाहिए। राइट। सो ऐसा जैसे कि आपकी बातों से स्पष्ट हो रहा था, सेल्फ अवेयरनेस होना इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। कई बार हम वी आर नॉट अवेयर हम कहाँ जा रहे हैं। पैशन का रास्ता मतलब अवेयरनेस से होकर ही गुजरता है। या एज़ यू या मोर अवेयर पैशन फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आपने बताया अभी बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया कि आपको स्किल भी गेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा फियर ऑफ मिसिंग आउट क्योंकि आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बूम है। आपके साथ वाले कितने भी जो एलुमनाई होंगे आपके कॉलेज के, दे विल बी इन डिफरेंट कंपनीज। तो आपके माइंड में कभी फियर नहीं आया कि अरे मैं कहीं पीछे छूट जा रहा हूँ, मेरे दोस्त देखो कहाँ जा रहे हैं? हाउ आप कैसे गो थ्रू कर रहे थे इन इमोशंस को? कैसे रोक रहे थे अपने आप को? सही बोलो तो सच में कभी नहीं आया। मतलब कभी वीक मोमेंट पे सबको ही आता है। एक टेम्परेरी फेज़ तो सभी का आता है। बट अगर मैं एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से सोचूँ, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूँ कि मुझे ये थॉट रहा मेरे अंदर, तो ये शायद कभी नहीं रहा। उसकी वजह यही थी कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे से शायद लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स, क्योंकि वो एक ही साल से सॉरी एक ही चीज़ में 20 साल से काम कर रहे हैं। मैं हर बार नया हो जा रहा हूँ। लेकिन मैं जब उस गैदरिंग में होता था या जब मैं उसमें होता था तो मैं उनसे ज़्यादा खुश होता था। और मुझे मेरा पैरामीटर हमेशा ये रहता था कि मैं खुश हूँ कि नहीं। अगर मैं खुश हूँ तो बाकी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती थी, आज भी मायने नहीं रखती हैं। तो ये मिसिंग होने का ये जो फ़ियर जिसको फोमो कहते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। कभी-कभी सेल्फ डाउट हो जाता था कि यार मैं इतनी जगहों पे जा रहा हूँ लेकिन सैटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। तो दूसरों से कंपेयर कभी नहीं रहा, अपने से बहुत बार कंपेयर रहा और अपने से बहुत बार ये क्वेश्चन आया कि ये हो क्या रहा है? मतलब मैं क्यों एक जगह टिक नहीं रहा हूँ? क्यों मुझे एक जगह पे वो लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग नहीं आ रही है? बट दूसरों को देख के तो सच पूछो तो मुझे ऐसा कभी नहीं आया, या किसी भी तरह का ऐसी हीन भावना या कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आया। राइट। सो दैट्स इंसाइटफुल। अगर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, आप इनर सोल के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई इनर सोल? आपने इनर सोल के बारे में क्यों सोचा? और मेंटल हेल्थ आपको क्यों लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क? क्या होता है कि कोई भी बिज़नेस या कोई भी पैशन ड्रिवन चीज़ मुझे लगता है उसके जो बीज होते हैं ना, बहुत साल पहले आ चुके होते हैं। आप बो चुके होते हैं ना किसी-किसी माध्यम से बो चुका होता है। ये टाइम लगता है कि कब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि शायद उसको आप पौधा बना रहे हैं या फिर पौधे से पेड़ की शक्ल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पौधा मेरे ख़्याल से जो मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था, कुछ 2007 में, मैं पुणे में था, मेरी पहली नई-नई जॉब लगी हुई थी और उस वक़्त मैं बहुत शैटर हो गया था। बहुत ज़्यादा मैं डाउनफॉल में चला गया था और मैं डिप्रेशन में चला गया था बेसिकली। और उस वक़्त मुझे लगा कि कैसे मैं इससे उभरूँ? मतलब ये तो समझ में आ गया था कि इससे मैं बाहर तो निकलूँगा, लेकिन कैसे निकलूँ मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, काम करना नहीं अच्छा लगता था, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था बेसिकली। तो मैंने उस वक़्त एक टीसीएस की तरफ से ही एक ऑर्गनाइज़ेशन है नॉन प्रॉफिट का मैत्री इंटरनल, वहाँ पे एक क्लब की स्थापना हो रही थी, रेड क्लब पुणे के लिए। बॉम्बे से टीम आई थी और क्लब रेड की जो कि एचआईवी एड्स से संबंधित है, उससे थी। तो मैंने उसको ऐसे ही अटेंड किया और मैं फिर इस एचआईवी एड्स से रिलेटेड जो एक क्लब था, क्लब रेड, इस पे काम करने लगा। और जब आप कोई काम करते हो बिना स्वार्थ के, एकदम निस्वार्थ भाव से कोई काम करते हो, तो शायद उसको आप मतलब मुझे तो बहुत आनंद आता था और उसमें मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा टाइम अच्छा व्यतीत होने लगा और उसमें मैं क्या हम लोग क्या करते थे कि काफ़ी जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स होते थे, जो हमारा किचन का स्टाफ होता था, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड होते थे, इनको एचआईवी एड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देनी होती थी। और प्रॉपर एक सेमिनार के रूप में, एक वर्कशॉप के रूप में और ये मैं करने लगा। और इसको करते-करते क्या हुआ कि इसमें भी विदिन 6 महीने के अंदर मैं पुणे का हेड बन गया, क्लब रेड का। और कुछ 7 ऑफिसेज़ होते थे, वो 7 ऑफिसेज़ का जो भी चाहे वो बजटिंग हो, उसका प्लानिंग हो, वो सब मैं करने लगा। तो जो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था किसी वजह से, वो पूरा लौट आया मेरा। तो वो जो मैं डिप्रेशन झेला था और 6 महीने में लौट तो आया था लेकिन डिप्रेशन का फ़ेज़ नहीं गया था और वो बहुत हॉन्ट करता था कि वो जहाँ से मैं निकला था। और रिसेंटली अभी कुछ 1 साल, डेढ़ साल पहले थोड़ा एंग्ज़ायटी भी आई कुछ चीज़ों को लेके। तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं डिप्रेशन में था, तो मैंने जो चीज़ें झेली थी वो मैं उभर के निकल के अच्छे से बाहर आया।
क्यों? क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम था चीज़ों पे, मेरा बिलीफ था थेरेपी पे, मेरा बिलीफ था साइकियाट्री पे, मेरा बिलीफ था मेडिसिन पे और एक दिन में नहीं बिलीफ बना, इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम बट बिलीफ बना और मैं उन सब चीज़ों से लड़ के बाहर आया। मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों को ऑब्ज़र्व किया अपने कलीग में, रिलेटिव्स में, कुछ अच्छे फ्रेंड्स में या कि कुछ लोगों ने तो खुद से अपनी कहानियाँ बताई। दे आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम। सम आर फेसिंग इन अ मतलब डीप डिप्रेशन, बट they are not taking any kind of external help because of the stigma, because of not having belief system. तो मुझे लगा कि शायद ये एक चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। मुझे बिज़नेस करने का मन बीच में कई बार हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं बिज़नेस वो वर्ड सुन के ही मुझे थोड़ा-सा वो थोड़ा मैटेरियलिस्टिक वाली फीलिंग आ जाती थी और यहाँ पे मुझे एक सोशल वजह मिल गई थी। और मैं फिर सोचा कि मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता हूँ और ये वजह रही कि एक जो बिज़नेस का मुझे करना था, अपने मन का कुछ करना है और एक बड़ा रीज़न मिल गया कि हाँ, शायद मैं कुछ समाज में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो बहुत नेग्लेक्टेड है, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो इसको झेल चुका है, मतलब मैं खुद खुद कर चुका था, तो शायद मेरा इंटेंशन जो करने का होता, जो बाकी सेम चीज़ें कर रहे हैं, उनमें शायद मैं थोड़ा-सा एक ये डिफरेंशिएशन फैक्टर ला सकता हूँ। तो फिर ये मेरी वजह रही इसको स्टार्ट करने की। अमेज़िंग। सो जैसा कि आजकल हम करेंट वर्तमान के वातावरण में अगर हम देखते हैं, तो फ़ास्ट पेस्ड होती जा रही है लाइफ़ और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और कई बार सुसाइड्स के भी केसेज़ हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड थिंग्स आर इवन अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स। तो बहुत तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो एक तरीके से देखें तो मेंटल हेल्थ भी एक एपिडेमिक के रूप में ही बढ़ रहा है। बट अगर इफ वी सी उस पोटेंशियल से एफर्ट्स और नहीं हो रहे हैं, तो आप कैसे इस समस्या को देख रहे हैं और आपको कैसे लगता है कि इन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है कमिंग डाउन द ईयर्स? सो मुझे आलोक पहले तो ये लगता है कि लाइक अदर टॉपिक्स बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात नहीं करते हैं, राइट? तो जो अवेयरनेस की कमी है शायद एक घर में ही 3-4 लोगों को डिप्रेशन हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि कभी-कभी फैमिली काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हमारे काफ़ी एक्सपर्ट है, 50 से ज़्यादा एक्सपर्ट हमारे पास हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो हमारे घर में ही शायद आपके घर में ही कोई हो, आपको शायद ना पता हो, राइट? तो प्रॉब्लम की अगर आप ग्रेविटी की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, तो आपने अभी सुसाइड की बात की है, तो हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड का 1/3 सुसाइड होता है। डिप्रेशन कंट्री की अगर आप बात करें तो कुछ 2019 के आसपास जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं कोविंद जी, उन्होंने कहा था कि इंडिया में डिप्रेशन के इतने ज़्यादा लोग हैं जितनी जापान की पॉपुलेशन नहीं है, राइट? सो इफ यू सी द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन और इन टर्म्स ऑफ सुसाइड रेट, वी आर हाईएस्ट हाईएस्ट आई एम नॉट टॉकिंग वन ऑफ द हाईएस्ट, राइट? तो प्रॉब्लम तो है, बट उस प्रॉब्लम पे हम बात नहीं करते हैं। हमें लगता है कि साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, पोटेंशियल लोगों का कम होता है या उनकी विल पावर कम होती है, मतलब वो आदमी को वीकनेस से जोड़ देते हैं और ये मानते हैं कि ठीक ही नहीं हो सकता है। इस वजह से इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। बट इट्स लाइक जैसे आप मसल इंप्रूव कर सकते हो, ऐसे आप माइंड को भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। ये इन टॉपिक्स पे, इन चीज़ों पे कोई बात नहीं करता है। तो अगर आप कहेंगे कि इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, या लॉन्ग टर्म में कैसे सुधारा जा सकता है, तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अब बहुत बड़ी बात तो नहीं करूँगा लेकिन आगे का हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट कंपल्सरी होते हैं, ऐसे ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट को कंपल्सरी करना चाहिए। साइकोलॉजी मनोविज्ञान आपको बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं? अगर आप स्ट्रेस में हैं तो क्यों स्ट्रेस में हैं? अगर आपको पैशन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या तरीका कैसे ढूँढ सकते हो, जो पूरे लाइफ में आपको काम आने वाला है। हो सकता है पूरे लाइफ में आपको मैथ्स ना काम आए, एक अनपढ़ आदमी भी ज़िंदगी काट लेता है। या आपने कभी इंजीनियरिंग नहीं की है फिर भी आप पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं। लेकिन आपका मन पूरा ज़िंदगी भर आपका साथ देने वाला है। तो मुझे लगता है साइकोलॉजी को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। नहीं अगर उसको कोर्स के माध्यम से, तो किसी न किसी वर्कशॉप के माध्यम से साइकोलॉजी के की अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जो कुछ मिथ्स हैं कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो शायद आपका विल पावर वीक है या आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसको कॉर्पोरेट लेवल पे भी वर्कशॉप करने चाहिए, अवेयरनेस सेशन करने चाहिए और किसी न किसी तरीके से इसको लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है और हम अभी पहले ही चरण में हैं, उस अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर एक जैसे आपने कहा कम कैसे कर सकते हैं, तो मैं कुछ फैक्ट्स पे जाना चाहूँगा। राइट। डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट है, जो डब्ल्यूएचओ बोलता है कि 1 लाख लोगों पे कुल 3 साइकियाट्रिस्ट होने चाहिए। हमारी कंट्री में 0.75 है, तो 1/4 साइकियाट्रिस्ट हमारे पास है। तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, वो प्रॉब्लम है। अगर आप बेड्स की बात करें हॉस्पिटल्स में, तो जो नंबर ऑफ बेड्स हैं, जो हमारे से छोटी-छोटी कंट्रियाँ हैं, उनसे भी हम बहुत पीछे हैं। तो जो इंफ्रा है,
इंफ्रा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 2 चीज़ों की मैं बात कहूँगा, एक तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये 2 चीज़ें बढ़ जाएँगी तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक बेटर हो सकता है। राइट। तो गौरव जी, इनर सोल किस तरीके से मतलब कैसे देख रही है इस समस्या को समाधान के समाधान को लेकर के? उसका क्या मॉडल है? कैसे आप एन्विज़न कर रहे हैं कि कैसे इस समस्या को एड्रेस किया जा सकता है इनर सोल के तौर पर? तो इसमें देखिए आलोक जी, मैंने जो सोचा कि जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मुझे क्या रोक रहा था? मैं क्यों एक्सटर्नल हेल्प नहीं ले पा रहा था? मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था या कोई एक्सपर्ट से साइकियाट्रिस्ट से या फिर साइकोलॉजिस्ट से मैं क्यों नहीं मिल रहा था? तो मेरी जो अपनी खुद की वजह थी और जो मैंने फिर बाकी अपने जो सर्वे, प्राइमरी रिसर्च किया या जो चीज़ें बाकी जगह चल रही थी, उससे मुझे 4-5 चीज़ें समझ में आईं। पहली चीज़ तो ये कि आदमी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाता है पहले तो कि उसको कोई प्रॉब्लम है। या उसको कोई मानसिक बीमारी है या उसको किसी भी तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि दवा से ठीक हो सकता है। उसको लगता है स्ट्रेस है, तो अवेयरनेस की कमी रहती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर उसको पता भी लग गया, तो उसको ये डर लगता है कि अगर कहीं किसी तरीके से पता लग गया कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो अगर मेरा बॉस को पता लग गया तो मेरा प्रमोशन नहीं देगा, कहेगा यार ये तो खुद ही जूझ रहा है, इसको क्या मैं टीम हैंडल करने को दूँगा। ये बिज़नेस में है, तो उसको लगे उसके क्लाइंट को पता लग गया तो लगेगा यार ये तो खुद ही परेशानी में है, हमारा काम कैसे कर पाएगा? तो ये जो स्टिग्मा है, ये आएगा। तीसरी चीज़ आती है कि अगर मैं लखनऊ में हूँ या मैं इलाहाबाद में हूँ, तो मुझे शायद उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं मिल पा रहा है, जो मेरे साथ में हुआ था, कि आपको उस शहर में उतने एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। तो आप दूसरे शहर में जाके फ्लाइट लेके तो नहीं करोगे कि हम जाते हैं आज लेते हैं सेशन और 1 हफ्ते बाद हम फिर चले जाएँगे। चौथी वजह थी कि आप सुबह से शाम तक आप अपने ऑफ़िस में होते हो। और आप उस माइंडसेट में नहीं होते हो कि मैं इस तरह की कुछ बात कर पाऊँ या हेल्प ले पाऊँ। हो सकता है 10 बजे रात में आप अपने रूम में बैठे हैं, आप खाली हैं और आप सोचते हैं इस समय मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन आपको 10 बजे रात में कौन-सा साइकियाट्रिस्ट और कौन-सी थेरेपिस्ट आपको मिलेंगे कि आपके शहर में। 5वीं चीज़ थी पैसा, जो कि ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न था कि भाई 2000 3000 रुपए 1 घंटे के लगते हैं। इतने पैसे में तो बड़ा मुश्किल है अफ़ोर्ड कर पाना कि कौन देगा, पता नहीं 10 सेशन लगेंगे, 20 सेशन लगेंगे, 50,000 लग गए, 60,000 लग गए। तो ये 4-5 वजह जो मुझे मोटी-मोटी समझ में आई कि इसकी वजह से आदमी नहीं जा पाता है। तो इनर सोल हमने बनाया कि एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म रहेगा, जिससे आप अपने घर में बैठ के 24/7 आपको रात में 10 बजे एक्सपर्ट देखना है, 11 बजे देखना है, आप लखनऊ में बैठ के आप बैंगलोर के एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हो। आप एक छोटे से प्रतापगढ़ में बैठे हो, इलाहाबाद में बैठे हो, वहाँ पे आप किसी भी एक्सपर्ट ऑल इंडिया से ले सकते हो। तीसरी चीज़ थी आपकी कि हमने प्राइसिंग भी काफ़ी डाउन करके रखी है, क्योंकि हमारा जो भी मॉडल अभी हम जो लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम अपना एक्सपेंडिचर दे रहे हैं एक्सपर्ट्स को इनिशियली अवेयरनेस सेशन के लिए। चौथी चीज़ थी हमारी कि एनोनिमस है कि अगर पता ही नहीं कि गौरव श्रीवास्तव बात कर रहा है, तो खुल के कुछ भी बात कर सकता है। तो आप अपना कैमरा ज़ूम पे करना है, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, आपको फ़ोन पे करना है, आप फ़ोन पे कर लीजिए। तो आप किसी शहर के डीएम हैं या आप कोई बड़े शहर के बिज़नेसमैन हैं, आपको भी तो परेशानी हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि डीएम को परेशानी नहीं होगी, कि बिज़नेसमैन को परेशानी नहीं होगी, तो वो कैसे लेगा? वो फेस टू फेस भी जाके ले सकता है। उसका किसी ने भी लीक कर दिया, तो वो तो अगले दिन मीडिया में आ जाएगा, उसके तो पैसे मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ों को हमने इनर सोल में रखा कि आपकी एनोनिमिटी रहे, आपकी प्राइसिंग कम रहे, आप किसी भी टाइम पे ले पाओ, आपके शहर में एक्सपर्ट नहीं तो इंडिया में कोई भी पूरे इंडिया से आप एक्सपर्ट ले ले सको। इन सारी समस्याओं को हमने लेके सॉरी सॉल्यूशन लेके हमने स्टार्ट किया और ऐसा नहीं कि इनर सोल है। ऐसे और भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रही हैं। जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं इस यूएसपी क्या है आपकी? तो मेरा मैं उसको टेक्निकल टर्म में स्टार्टअप वर्ड में नहीं बोलूँगा कि मेरी यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन क्या है। मेरा इंटेंशन जो है वो डिफरेंट है। इंटेंशन एक मैटर करता है, तो मेरा इंटेंशन क्योंकि मैं खुद एक भुक्तभोगी रहा हूँ, मैं खुद उन चीज़ों को देखा हूँ, तो हमारा जो काम करने का तरीका है, हम इस माइंडसेट से देखते हैं कि अगर एक प्रॉब्लम में कोई है, वो हमें कॉल कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी? तो हमने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो मैंने खुद नहीं बनाई, हमारे जितने 50 प्लस एक्सपर्ट हैं, सारे एक्सपर्ट की राय लेके बनाई। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू उनको भी ये जाएगा, वो सुनेंगे और कमेंट में भी बता सकते हैं अगर ये मैं गलत कह रहा हूँ। एक-एक लोगों की हम राय लेते हैं और उसके बाद हम वो चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। एक नई चीज़ हम और करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है कि हमारा जो भी साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो सीबीटी हो, डीबीटी हो, वो सारी वेस्टर्न की है। हमारे इंडियन साइकोलॉजी में ऐसा कुछ बहुत टेक्निक्स बनी नहीं है। नॉट यहाँ पे आप बहुत से आपने इंजीनियरिंग में भी देखा, अलग जगह भी देखा होगा, तो ज़्यादातर हम वेस्टर्न फॉलो करते हैं। बट राइट। हर एक कंट्री का एक अलग माइंडसेट होता है, एक अलग बैकग्राउंड होता है, तो काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ करनी पड़ती हैं।
आप बहुत से एक्सपर्ट का इनिशियली कहना था कि ये हमारे मोरल के अगेंस्ट है, ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, या हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने कहा हम भी कोई मोरल और एथिक्स के अगेंस्ट हम भी नहीं जाने वाले हैं। बट हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो कि इंडियनाइज़ हो, जो कि कस्टमाइज़ हो, और उस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। सो जैसा कि आपने गौरव जी ने कहा कि एनोनिमिटी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो हम जब अवेयरनेस की बात करते हैं और स्टिग्मा अटैच्ड है, जैसे आपने बताया कि अगर कोई क्लाइंट हमें ये टास्क देना चाहता है, उसके माइंड में आएगा कि अगर ये मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है तो कैसे दूर करेगा? तो आपको क्या लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड क्या स्टेप्स हो सकते हैं ताकि ये जो स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ से लेकर के उसे दूर किया जा सके? और क्या सचमुच में ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा हो तो वो किसी प्रोजेक्ट को टेक अप नहीं कर सकता या किसी टीम को लीड नहीं कर सकता? नहीं, नहीं, मैं खुद एग्ज़ाम्पल हूँ। मैं जब डिप्रेशन में था, उसके बावजूद मेरा करियर कभी डाउनफॉल नहीं हुआ है, और ऐसे बहुत से आपने देखा है, विराट कोहली ने बोला है, आपकी दीपिका पादुकोण ने बोला है, तो ऐसा नहीं है। ये एक कहीं न कहीं भ्रम, हाँ, आप सोचिए उस सिचुएशन में होने के बावजूद इतनी चीज़ें की। वो नहीं होता तो शायद उससे बढ़ के किया जा सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम तो होती है, मुश्किलें तो होती हैं, लेकिन अगर आप किसी तरह की एंग्ज़ायटी एक इसमें हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे, ये एक भ्रांति है। ये एक भ्रांति है। वो उससे निकल जाएगा तो शायद उससे 10 गुना और अच्छा कर लेगा। तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, और कभी भी प्रोजेक्ट में देते वक़्त कभी आपको चाहे ओवर हियरिंग से पता लगे, तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा। और अभी तो हर एक कंपनी साइकोलॉजिस्ट भी अफ़ोर्ड करती है, उनसे बात भी करती है, देखती है। और दूसरा जो आपने कहा कि क्या उसका मेंटल स्टेज से लेके आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा कि होता क्या है, साइकोलॉजिस्ट करता क्या है? साइकोलॉजिस्ट पहले तो आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि एक क्रैश कोर्स करके आया 6 महीने का और आपको सॉल्व कर देगा। वो पहले ग्रेजुएशन करता है साइकोलॉजी में, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर एमफिल करता है, फिर आरसीआई करता है। इंडिया में क्या है, जब तक आप आरसीआई लाइसेंस नहीं आपको मिला है, तब तक आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, आप थेरेपी नहीं दे सकते हैं। तो आप सोचिए 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल, फिर आरसीआई, मतलब 10 से 12 साल मिनिमम उसने मनोवैज्ञानिक की पढ़ाई की। तो जब कोई इस तरह का व्यक्ति आता है, तो उसको वो एक नॉन जजमेंटल तरीके से देखने की कोशिश करता है। क्योंकि उसको ये हमेशा ये डर रहता है कि मैं गलत हूँ, एक गिल्ट कॉशियस है, या कुछ कुछ तो उसको चीज़ें गलत लग रही हैं, कोई चीज़ें बोदरेशन है। जब कोई उसको एक नॉन जजमेंटल एटमॉस्फियर देता है, तो वो अपनी बातों को कहने की कोशिश करता है। और कभी-कभी उसको भी नहीं पता होता है कि वो क्या चीज़ बोदर कर रही है, वो क्या चीज़ें उसको एंग्ज़ायटी दे रही है। क्योंकि ये एक्सपर्ट 10 से 12 साल पढ़ चुके होते हैं, तो उनकी कन्वर्सेशन से ये समझ जाते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ें फँस रही हैं। कभी-कभी ये 2 सेशन में होता है, कभी-कभी 20 सेशन में होता है, कभी-कभी ये 2 साल में होता है। तो ऐसा कोई जादू नहीं होता है, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा केस है। तो कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कुछ इंजीनियर्स अच्छे नहीं होते हैं, कुछ डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते हैं, उसी तरह से कुछ इसके भी एक्सपर्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर देगा। जैसे आपको एक कोई फिजिशियन के पास गए, नहीं जचा, आपने दूसरा फिजिशियन लिया, आपने तीसरा फिजिशियन लिया। तो मैं खुद कहना चाहूँगा कि आप जब भी इस तरह के प्रॉब्लम में आएँ, तो आप ट्राई करिए, 1 ट्राई करिए, 2, मैंने खुद किया था। तो कभी-कभी क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम हट जाता है। अरे यार, टाइम पास किया था, 2 घंटे मेरे से बात की, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये करते हैं, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट देते हैं, जिससे वो जो उसको बोदर कर रही है चीज़ें, वो धीरे-धीरे बताने की कोशिश, और उस डायरेक्शन में मोड़ दी जाती हैं चीज़ें, कि आपको पता लगे कि क्या चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं। ये कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। 2 तरह के आपको मैं बताना चाहूँगा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक साइकोलॉजी बेस्ड होती हैं, जहाँ पे आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आती है, आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं आपके इसमें, या माइंड आपका जो वीक हो जाता, माइंड नहीं, उसमें एक टर्म होता है, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म। तो उसमें क्या होता है, आपको फिर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर मतलब आप साइकोलॉजी से काम नहीं चलेगा, फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट आपके मन में जो चीज़ें चल रही होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, वो दूर करता है। साइकियाट्रिस्ट आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। ये लोगों को ज़्यादातर नहीं पता है। होता क्या है प्रॉब्लम, कि लोगों को लगता है मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। जब भी कुछ प्रॉब्लम, साइकियाट्रिस्ट का काम बहुत बाद में आता है, बहुत कम चांसेस होते हैं आपके साइकियाट्रिस्ट जाने की ज़रूरत होती है। आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो पहले से हम जाते हैं फिजिशियन के पास कि मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर वो बताता है, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम, जाइए एक्स-रे कराइए। तो इसी तरह पहले आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, फिर अगर वो सजेस्ट करता है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत राइट। सो जैसा कि गौरव जी हम जानते हैं कि मैं पर्सनली कई ऐसे अपने दोस्तों से अपने नेटवर्क में मैं मिला हूँ जो साइकियाट्रिस्ट को लेकर के बहुत स्टिग्मा होता है कि दवाइयों पर बहुत डिपेंडेंसी होती है, मैं एडिक्ट तो नहीं हो जाऊँगा, मैं बाहर तो निकल पाऊँगा। क्योंकि जो समस्या से जो गुज़र रहा होता है उसको आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है और जो उनको कंसल्ट कर रहे होते हैं उनके साथी उनको भी भरोसा नहीं होता है कि कैसे जाने वाला है। तो किस भरोसा किया जा सकता है साइकियाट्रिस्ट की दवाइयों पर और क्या ऐसे पैमाने होने चाहिए जिसके आधार पर इन पे भरोसा किया जा सकता है? है। ओके। तो पहली चीज़ तो लाइक अदर मेडिसिन, राइट? हम
इसको अभी साइड में रखते हैं साइकियाट्रिस्ट को। अगर हमें कुछ दिल की बीमारी है या कोई भी बड़ी बीमारी है, हमें कैंसर है, हम कई डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। आपने देखा होगा। एक डॉक्टर पे हम भरोसा नहीं करते हैं। 3-4 जगह हम रेफर करेंगे, बात करेंगे, कभी दवा वर्क नहीं करती है तो चेंज करेंगे। तो मेडिसिन जो भी होती है, वो रामबाण नहीं होती, हमें ये समझने की ज़रूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं साइकियाट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन की बात, क्योंकि मेडिसिन कॉमन है। जो साइकियाट्रिस्ट देगा वो भी मेडिसिन होगी, जो कैंसर वाला देगा वो भी मेडिसिन होगी। तो राइट। मेडिसिन मेडिसिन आपको सूट करती है या नहीं करती, बहुत से पैरामीटर पे डिपेंड करता है। एक पैरामीटर डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम भी नहीं होता है, तो कभी-कभी आपको दवा असर नहीं करती है। ये फैक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? राइट। आप अंदर से बिलीफ सिस्टम कितना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हर बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो किसी लिए कोई दवा सूट करती है, किसी लिए कोई दवा सूट करती है, राइट? तो कहीं न कहीं जो भी दवा दी जा रही है, हो सकता है उनका साइड इफेक्ट हो, और वो साइकियाट्रिस्ट भी आपको बताते हैं इसका ये साइड इफेक्ट है, दवा पे भी लिखा होता है इसका ये साइड इफेक्ट है। तो लाइक अदर मेडिसिन, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत सही रहेगा, उसके भी साइड इफेक्ट होंगे, उसमें भी हो सकता है आपको ना सूट करे, तो वो बराबर हो गई। अब रही बात कि कैसे जज करें, कि कैसे हम हमें लगे कि सही है कि नहीं है, राइट? तो मेरा तरीका जो अपना था कि जब मैं पहली बार गया था, मैंने दवा भी ली है, एक ही बार ली है दवा अब तक। तो जब दवा लेने की ज़रूरत आई थी, तो मेरा ये डर था कि कहीं मैं एडिक्टेड ना हो जाऊँ। कहीं जैसे ड्रिंक करते हो आप और ड्रिंक करना अच्छा लगने लगता है, तो आपको लगता है कि यार अब चलो दिमाग खराब हो रहा है, चलो ड्रिंक कर लेते हैं। तो ये मेरे को डर था। और मैंने 45 मिनट्स तक उस साइकियाट्रिस्ट के साथ में डिस्कशन किया, और ही काउंटर्ड मी इन ऑल वेज़, कि मैंने कहा कि अगर मेरे को एडिक्शन हो गया तो? तो उन्होंने बोला, "आप ड्रिंक करते हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" बोले, "कब से करते हैं?" 20 साल से। आप उन्होंने कहा, "आपको एडिक्शन हुआ?" मैंने कहा, "नहीं।" बोले, "जब आपको ड्रिंक में ही का एडिक्शन हो पाता है, आपको दवा का एडिक्शन कैसे हो सकता है?" तो बोले, "एडिक्शन किसी चीज़ से होता है, ऐसा नहीं कि दवा का आपको एडिक्शन हो जाएगा।" फिर मैंने कहा साइड इफेक्ट का, तो बोले, "आप कौन-सी ऐसी दवा खाते हैं जिसका साइड इफेक्ट नहीं है? सबका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। आप चाय भी पीते हो, उसका भी साइड इफेक्ट होता है।" तो मतलब कहीं न कहीं वो बिलीफ सिस्टम की बात है। आपको बिलीफ सिस्टम हो जाएगा तो फिर चाहे वो साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन हो, चाहे वो कैंसर की मेडिसिन हो, चाहे आपके किसी लीवर की मेडिसिन हो, आपको असर करेगी। जब तक आपको वो बिलीफ नहीं है, आपको डॉक्टर पे ही बिलीफ नहीं है। तो अगर आपको लगता है डॉक्टर की दवा नहीं चल रही है, आप दवा बदल दो। आप डॉक्टर बदल दो, लाइक अदर दिस थिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइकियाट्रिस्ट के डॉक्टर का बिल्कुल अलग वो है, पैरामीटर है और इनका अलग पैरामीटर है। अमेजिंग। सो जैसा कि हमारे मतलब एज एन इंडियन कल्चर हम योगा एंड मेडिटेशन पे बहुत बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए योगा एंड मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल। सो हाउ डू यू सी दिस लिंकेज कि कौन सी चीजों में योगा एंड मेडिटेशन इज वर्किंग और कब हम अवेयर रहें कि नहीं हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है? क्योंकि हम लोग जनरली यही करते हैं ना, किसी को जनरलाइज सजेशन देते हैं, अच्छा दिक्कत आ रही है, कोई नहीं, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, योगा करना शुरू कर दो। इट्स लाइक हम वी डोंट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है कोई। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आलोक, और मैं इस अभी तक मैं इलनेस पार्ट में ही बात कर रहा था। तो हम मतलब इनर सोल भी केवल और केवल इलनेस की बात नहीं करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रिकॉशनरी एक वेलनेस पार्ट भी है, जहाँ पे हमारा योगा है, मेडिटेशन है, आपका माइंडफुलनेस है, जिससे आप इलनेस से बच सकते हैं, कि आपको आए ही ना इलनेस, राइट? जैसे हम जिम जाते हैं या अपनी एक्सरसाइज करते हैं कि हमें कोई कोई बीमारी ना हो। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं आपके मेंटल हेल्थ के लिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे माइंडफुलनेस हो। बट एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि रामबाण की तरह लोग कहते हैं कि अरे मेडिटेशन करो ठीक हो जाओगे, योगा करो ठीक हो जाओगे। जब आपको प्रॉब्लम है, बहुत से ऐसी जगह होती हैं, जहाँ पे शायद आप डिप्रेशन हो, तो आपको मेडिटेशन उल्टा इफ़ेक्ट करे। लोग सलाह दे देते हैं, शायद हाँ आपको जी। उल्टा इफ़ेक्ट करे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, योगा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट से आपको जानकारी लेके ही कोई भी चीज़ स्टार्ट करें। कुछ भी हुआ है योगा कर लो, कुछ भी हुआ मेडिटेशन करें, उससे दूर रहें। दूसरी चीज़, योगा और मेडिटेशन, अभी मैं आपको बताऊँ कि रिसेंटली मैं खुद अभी ओशो मेडिटेशन सेंटर में 2 दिन रह के आया हूँ, और वहाँ पे जो भी मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, वो भी सब सीखने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। तो कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ, और उनको हम थोड़ा-सा बता पाएँ बाकी लोगों को, जो अवेयरनेस क्रिएट करने का है। तो योग के बारे में जो मैंने समझा है, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा योगा का एक्सपर्ट या मेडिटेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रिसर्च मैंने उस पे किया है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है। तो योगा पहले तो कुछ है नहीं। आलोक, योगा करके कुछ कोई चीज़ नहीं है। जैसे राम का रामा हो गया, कृष्ण का कृष्णा हो गया ना, वैसे योग का योगा हो गया। ये वेस्टर्न में ए जो बढ़ा देते हैं ना, तो योगा हो गया। तो हमारे यहाँ योगा जैसा कुछ था नहीं। हमारे यहाँ योग था। उस योग को वेस्टर्न सभ्यता ने योगा कर दिया, और हम इंडियंस भी उसको योगा कहने लगे। तो राइट। पहली चीज़, उसका नाम योगा नहीं है। दूसरी चीज़, योगा का फिज़िकल एक्टिविटी से ही कोई कनेक्शन नहीं है। हम योगा मतलब क्या करते हैं?
ये एक्सरसाइज हम सूर्य नमस्कार एंड ऑल दोस थिंग्स, दीस आर द पार्ट ऑफ द योगा ओनली, दिस इज नॉट द योग ओनली, राइट? हम सीधे सीधे फिजिकल एक्टिविटीज को योग या योगा से जोड़ देते हैं। योग का जो मीनिंग आप पतंजलि में देखेंगे, पतंजलि के योग सूत्र में देखेंगे, योग का आप ऋग्वेद में भी व्याख्यान किया गया है, इवन गीता में भी कृष्ण ने इनसे कहा है, और इन तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि आपका माइंड और आपका जो बॉडी है, इसमें जब अलाइनमेंट आ जाता है, उसको योग कहते हैं। माइंड, जैसे आप कोई काम करो, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, राइट, आप हो सकता है आप फिजिकली तो यहाँ पे मौजूद हो, लेकिन माइंड में आपको कुछ चल रहा है, यार वो मेल करना था, अरे वो मेड आने वाली होगी, आप नहीं हो, 100% नहीं हो यहाँ पे। व्हेनेवर यू आर 100% इन्वॉल्विंग योर माइंड इन योर वर्क, या इसी इसी में कहीं था कि कार्य की कुशलता ही योग है। इन्हीं में से तीनों जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, तो राइट, दोनों चीजें एक ही कहती हैं कि जब आपका माइंड और आपका बॉडी अलाइन हो जाए, हुँ, आपका वर्क में जब परफेक्शन आ जाए, वो योग है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन वो प्रोसेस है, योग पे लाने का मेडिटेशन प्रोसेस है। होता क्या है कि जब भी हम बैठते हैं किसी काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए, ऑफिस में, टीवी देखने, हम 100% नहीं होते हैं उसमें। हमारा 10 जगह दिमाग चलता रहता है, इधर से उधर चलता रहता है, राइट? तो मेडिटेशन क्या करता है कि आपके दिमाग को स्थिर करने का प्रोसेस है। अब वो अलग हो सकते हैं। मेडिटेशन हर बहुत तरह के, इनवर्ड मेडिटेशन होता है, आउटवर्ड मेडिटेशन होता है, डायनामिक मेडिटेशन होता है। तो मैं उसमें उसकी डेफिनेशंस में नहीं जाना चाहता हूँ। जो मेरी अपनी खुद की क्रिएट मेडिटेशन की डेफिनेशन है कि आपके जो विचार मन में चल रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देना, मतलब वो आपको डिस्टर्ब ना करें। उस प्रोसेस की जो तरीका है, वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आप, मेडिटेशन योग एक ही हो गया एक तरीके से। मेडिटेशन राइट, से आप योग कर लिए। तो आपको, हुँ। आप खाना खा रहे हो, आपका मन खाने में लगा है, आपको खाने का एक-एक स्वाद आ रहा है, कि कैसी दाल है, कैसा चावल है। अभी हम क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, ना टीवी ढंग से देख पा रहे हैं, ना खाना ढंग से खा पा रहे हैं। गौरव जी, आई वाज़ इंटरेस्टेड टू नो कि इनर सोल एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है या फॉर प्रॉफिट कंपनी है। आपका क्या रेवेन्यू का मॉडल क्या है? कैसे हाउ यू आर लुकिंग एट सस्टेनिंग इनर सोल फॉर लॉन्गर टर्म बिकॉज़ यू आर सॉल्विंग वेरी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम? So, Inner Soul Private Limited is a private limited company because I realize कि सोशल वर्क और बिजनेस दो अलग चीजें हैं, राइट? और जब भी आप किसी चीज को आप फ्री में आप देने की कोशिश करते हो, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और कोई भी बिजनेस आप करते हो तो सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट? तो हमने इसको, इनर सोल फाउंडेशन भी हमने एक बनाया है जिसमें हम नॉन प्रॉफिट चीजें करते हैं। बट अगर आप इनर सोल इसकी बात कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसका हमारा उद्देश्य था कि हम इसको सस्टेनेबल मॉडल पे लेके जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा काम करना है। पर्पस छोटा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लान तो बहुत आगे का है कि हम इसको कंपल्सरी कोर्स में रख लेके आए, जो कि शायद 10 साल लग जाए। तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, उसके लिए फाइनेंशियल बैकअप जरूरी है। तो ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है। रेवेन्यू मॉडल में हमने इसका दो रखा है, एक B2C है, एक B2B है। B2C में है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, उसमें कोई भी आके बेस्ड ऑन देयर प्रॉब्लम डायरेक्टली कैन चूज द एक्सपर्ट, और हमें भी नहीं पता लगता है। आप आएंगे, आप एक्सपर्ट चूज करेंगे, आपका जूम लिंक आपके ईमेल आईडी पे चला जाएगा, एक्सपर्ट के ईमेल आईडी पे चला जाएगा। आप एक फर्जी चाहे तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत लोगों को होता है ना, मेरी ईमेल आईडी कम से कम पता लग जाएगी। तो जीमेल आईडी तो कोई किसी भी नाम से बना सकता है और उससे आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक B2C का मॉडल हुआ। उसका पेमेंट आप वहीं पे करते हैं, जो पेमेंट हमारे पास आता है। दूसरा हमारा B2B मॉडल है, जो कि हम कॉर्पोरेट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को देते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जब मैं खुद था, तो दोनों चीजें मैंने देखी है। मैंने पे भी किया है, मैंने फ्री सर्विसेज भी ली हैं। जब मैं EY में था, तो हमें फ्री सर्विसेज मिलती थी कि आप कॉल करिए और आप डायरेक्टली आप हेल्प ले सकते हैं, एक्सपर्ट से, साइकोलॉजी से आप हेल्प ले सकते हैं। तो मुझे लगा इंडिविजुअल से पैसा लेना इज डिफिकल्ट। 2,000 रुपए, 3,000 रुपए पर घंटे आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन बिलीफ सिस्टम नहीं है, राइट? आप 20,000, 25,000 एक नॉर्मल किसी चीजों में कुछ प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल में दे देते हैं, लेकिन क्योंकि बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो इसलिए नहीं देना चाहता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लेंगे भी नहीं अभी। इस तरह का मॉडल या इस तरह की अवेयरनेस हमारी कंट्री में तो नहीं है। तो हमें लगा कि जो कॉर्पोरेट है, वो इतनी एक्टिविटीज करते हैं, लोगों को आउटिंग पे लेके जाना, लोगों को किसी तरह की गुडीज देना, कैब सर्विसेज देना, तो क्यों उनकी मेंटल हेल्थ पे नहीं खर्चा कर सकते हैं? तो हमें लगा कि हम कॉर्पोरेट से, मतलब जो हम अभी हमारा मॉडल है B2B का, कि कॉर्पोरेट हमको ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली एक अमाउंट देता है पर्टिकुलर आवर्स के लिए, और उनके एम्प्लॉय हमारे डायरेक्टली एक्सपर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। सेम विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को फ्री सर्विसेज देता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हमें पे करता है, और उनको हम एक कोड देते हैं, एक यूनिक कोड होते हैं सबके, वो डायरेक्टली जो हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा दो मॉडल है। अभी हमने
एक नया मॉडल हमने अभी लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जिसमें हमारा काम चल रहा है, जिसमें हम मैनेजर्स की कोचिंग करने की बात कर रहे हैं कि हम उनको कैसे कोच करेंगे। राइट। सो जैसे कि आपने मैनेजर्स की कोचिंग की बात की, तो कंटिन्यूएशन में आई वुड लाइक टू आस्क कि हाउ इट इज हेल्प, ये कॉर्पोरेट्स को कैसे हेल्प कर सकता है कोचिंग, स्पेशली मैनेजर्स को, अगर हम करते हैं कॉर्पोरेट्स में, अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अकॉर्डिंग टू यू? See, in corporate, everyone wants to know the numbers, right? कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, रेवेन्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, राइट? आपका कंपनी स्ट्रेंथ कितना है। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द नंबर्स, बट हमें ये नहीं पता कि वो जो नंबर्स आ रहे हैं वो ह्यूमंस ही ला रहे हैं, और ह्यूमंस की इफिशिएंसी पे हम नहीं काम करते हैं, या इफिशिएंसी पे करते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या 100% इफिशिएंसी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो जो साइकोलॉजिकल एंगल है वो मिस करते हैं हम। और मुझे लगता है वही आदमी अगर खुश रह के काम करेगा तो अपना 100% दे पाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि जो मैनेजर्स हैं, क्योंकि हम इंडिविजुअल जाएंगे तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। हमें लगा कि जो मैनेजर्स हैं जिनके अंदर एक टीम काम कर रही है, अगर हम मैनेजर को वो साइकोलॉजी सिखा पाए कि आप अपनी टीम की प्रॉब्लम समझ सकते हो, आप उनको इंडिविजुअल लेवल पे कोच कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, तो शायद जो आपकी टीम का आउटपुट आएगा वो कई गुना होगा। और उसको कोच करने के लिए हमने कॉम्बिनेशन 2 लोगों का रखा है, जो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट होगा और एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट होगा। ये 2 लोगों की टीम उस मैनेजर को कोच करेगी, और ये कोचिंग बहुत पर्सनलाइज्ड रहेगी। ऐसा नहीं कि वो एक ग्रुप में होगा, क्योंकि वो मैनेजर भी अपनी प्रॉब्लम बताएगा, मैनेजर भी अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर करेगा। तो उसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि हम कैसे एक उनकी पर्सनल लाइफ को बेटर कर सकते हैं, और ऑब्वियसली जब उनकी पर्सनल लाइफ बेटर होगी तो कंपनी का ग्रोथ भी कई गुना बढ़ेगा। ये है। सो गौरव जी, आई थिंक इस पूरे सेशन के दौरान हमने बहुत इंसाइटफुल तरीके से वाइड एस्पेक्ट्स को कवर किया है। सो अब हम इसी तरीके से अपने सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, और ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू आवर यंग पीपल, और आपने एक बहुत ही डाइवर्स अनकन्वेंशनल पाथ ट्रैवल किया है। तो इफ यू कैन शेयर सम सजेशंस एंड इनपुट्स टू आवर यंग व्यूअर्स दैट फॉर मेकिंग देयर करियर चॉइसेस एंड फॉर मेकिंग डिसीजंस इन देयर लाइफ, हाउ दे कैन take out some lessons you can share with our viewers, that would be enough. That would be great. मैं या तो पहली बात तो मैं अभी शायद इस लायक नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ सजेशन दे पाऊँ, बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए कि आप जो कर रहे हैं उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, वो पाथ सही नहीं है, डोंट स्टिक विद दिस पाथ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर। एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 दिन में मज़ा नहीं आ रहा तो छोड़ दो। वंस यू रियलाइज, टेक योर टाइम, गिव अ डेडलाइन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6, जो आपका डेडलाइन हो सकता है। लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि हाँ, ये तो पाथ नहीं है, आप उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दो। और छोड़ो, खत्म करो, सीखो, फिर करते रहो। पाथ ऐसे ही मिलेगा। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप फेल जितने जल्दी होगे, उतना आपका टाइम बचेगा। और बिना फेल हुए कोई सक्सेस नहीं पाता, कि कोई कहा कि हम पहले ही अटेम्प्ट में, कि हमने पहले ही जॉब की और उसी में हम सक्सेस हो गए, या पहले ही हमने बिज़नेस किया सक्सेस हो गए, आप फेल हो गए। कोई नहीं रोक सकता फेल होने से। अगर कोई सोचता है कि मैं अपने फेल, आप अपनी फेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मैं तो उल्टा बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा फेल होगे उतना ज़्यादा सीखोगे। बस ड्यूरेशन कम कर दो, कि पता लगा 5 साल, पता लगा पहले साल में फेल हो गए, लगे पड़े हो, लगे पड़े। बहुत से स्टार्टअप हैं कि पता लग गया कि हाँ, नहीं वर्कआउट हो रही चीज़ें, इसमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है, या इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, बट ईगो की वजह से लगे हुए हैं। सेम विद द जॉब, कि अब दूसरा क्या करूँ? तो मेरा यही सजेशन होगा कि व्हेनेवर यू फील इन योर जॉब, इन योर बिज़नेस, दिस इज़ नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, एंड यू आर फीलिंग दैट दिस इज़ नॉट राइट पाथ फॉर यू, चेंज द पाथ एज़ सून एज़ पॉसिबल। Right. I think there is no definite formula of success. It's more about trying and Yeah. experiencing and then making decisions, right? And each and every individual is different, and their path, life path, should be unique and different. Very inspiring and very amazing. I truly enjoyed talking to you, Gauraji, and such a knowledgeable session, or such an important session. Thank you very much, Gauraji, for giving your invaluable time for this session. It's a truly remarkable session, and I thoroughly enjoyed the conversation with you. Thank you very much for your invaluable time. Thanks, Alok, for inviting me, and thanks for your audience who are listening this. And I will say what Alok is doing. You please shoot your questions to him so that he can ask the relevant person. And if you want to know anything from my side, you can shoot a question to maybe the channel he's going to use, maybe the YouTube, or I'm available and can answer in later as well. Sure. Thank you very much. Thank you, Alok. Thank you.